So India, Bharat, is I think only country among the different sort of country, India civilization. I think this civilization, I think as early as around 3,000 years ago, already developed concept of shamatha, concept of vipassana. These are the technique how to bring peace of mind. नमस्कार साथियों, दलाई लामा कौन है? दलाई लामा तिब्बत के गेलुक स्कूल के आध्यात्मिक नेता होते हैं और दुनिया में बसने वाले लगभग 50 करोड़ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। वही बौद्ध धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए वो ईश्वर के बराबर ही माने जाते हैं। तो आज हम दलाई लामा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी 6 जुलाई 2025 को जो अभी के दलाई लामा है, जिनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है, उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया है। यानी कि अब वो 90 वर्ष के हो चुके हैं और उन अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक घोषणा की है कि उनका भी पुनर्जन्म होगा, उनका जो उत्तराधिकारी होगा उसका भी पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म के बाद ही उनका उत्तराधिकारी तय होगा। तो थोड़ा सा पहले हम जो अभी के दलाई लामा हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनका जो जन्म है वो वर्ष 1935 में हुआ था तिब्बत में, और वर्ष 1940 में उनको दलाई लामा के पद के ऊपर आसीन कर दिया गया था। और जब वर्ष 1959 में तिब्बत में जो कत्लेआम हुआ था चीन के द्वारा, चीन विरोधी वहां पर आंदोलन चला था, तो चीन ने वहां पर तिब्बत के लोगों का कत्लेआम किया था और तिब्बत के लोगों को भागना पड़ा था। उसी वर्ष 1959 में जो आज के दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं, उन्होंने अपनी जान बचाकर वो तिब्बत से भागे थे और उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला शहर है वहां पर उन्होंने शरण ली थी और इस समय जो है वो एक निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं और दुनिया में वो करुणा का संदेश देते हैं और वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और उनको जो है वो शांति का दूत भी माना जाता है। लेकिन अब इसमें दूसरी बात क्या हो रही है? अब इसमें एक प्रक्रिया ये चल रही है कि अभी जो दलाई लामा है उन्होंने ये कहा है कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो उसका भी पुनर्जन्म होगा। इसमें एक जो दलाई लामा है, दलाई लामा का जो चयन होता है उसके लिए एक पूरी तरीके से प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि इनकी एक जो संस्था है गादेन फोड्रेंग एक तिब्बती संस्था है जिसका जो कार्यालय है वो धर्मशाला में है और वही गादेन फोड्रेंग जो ट्रस्ट होती है उसके जो एक तरीके से गुरु होते हैं, उसके जो संत होते हैं, उसके जो एक विश्वसनीय लोग जो होते हैं वो ही अगले दलाई लामा की एक तरीके से खोज करते हैं और वही इस तरीके से संकेत बताते हैं कि अगला दलाई लामा कौन होगा। लेकिन इसमें अब एक थोड़ा सा पेच फंस गया है। वो पेच क्या फंस गया है कि जब 6 जुलाई को अभी जो 6 जुलाई 2025 गई है उसमें दलाई लामा ने जो अभी दलाई लामा है उन्होंने जब ये कहा कि उनके उत्तराधिकारी का जो पूरी तरीके से निर्णय लिया जाएगा वो जो गादेन फोड्रेंग जो ये ट्रस्ट है इसके द्वारा लिया जाएगा और इसमें जो एक समृद्ध लोग बैठे हुए हैं, इसके जो बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं वही इस बात को तय करेंगे, वही संकेतों को पहचानेंगे कि अगला जो उत्तराधिकारी है, अगला जो दलाई लामा है यानी कि 15वां जो दलाई लामा है वो कौन होगा। अभी जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है और आगे जो है वो 15वें दलाई लामा होंगे। तो इसीलिए जो है वो पूरी तरीके से जो अभी दलाई लामा है उन्होंने इस बात का पूरा जो एक तरीके से जिम्मेदारी छोड़ दी है, इसी गादेन फोड्रेंग ट्रस्ट के ऊपर छोड़ दी है कि वो ही तय करेंगे कि अगला दलाई लामा कौन होगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ गई है कि चीन की सरकार भी अब ये कोशिश कर रही है कि वो अगला दलाई लामा उसके कहने के ऊपर तय किया जाए और चीन की सरकार उस दलाई लामा को नियंत्रित कर सके और दुनिया में फैली हुई ये जो भी तिब्बती समुदाय के लोग हैं या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी उन बौद्ध धर्म के मानने वाले लगभग 50 करोड़ लोगों को भी चीन की सरकार नियंत्रित करना चाहती है। और अगर आपको मैं बताता चलूं कि चीन वो एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से नास्तिक देश है जिसमें किसी भी तरीके का कोई धर्म नहीं
नहीं है और ना ही धर्म को मानने की किसी भी तरीके से आजादी है। लेकिन चीन अब क्यों इसमें एक इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है अगले 15वें दलाई लामा को तय करने के लिए, क्योंकि चीन ये चाह रहा है कि जितने भी ये पूरी दुनिया में फैले हुए जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो तिब्बती लोग हैं, वो किसी भी तरीके से उसके नियंत्रण में आ जाए और चीन के द्वारा कहे जाने पे और चीन के ही अनुसार वो काम करें। लेकिन अभी जो दलाई लामा है उन्होंने अपने संदेश में इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि चीन की इसमें किसी भी तरीके की कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा और जो अगले दलाई लामा है यानी कि 15वें जो दलाई लामा होंगे उनका जो चयन है, उनका जो एक तरीके से उनको जो किया जाएगा, उनको जो चयनित किया जाएगा, उनका उत्तराधिकारी है वो पूरी तरीके से जो उनके द्वारा वर्ष 2009 में बनाई गई है गादेन फोल्डरिंग जो ट्रस्ट है इसके ऊपर ही होगा और यही इस बात का निर्णय लेगी कि अगले दलाई लामा कौन होंगे। तो दलाई लामा के लिए ये कहा जाता है कि दलाई लामा की जो उत्तराधिकारी होते हैं वो जो अभी दलाई लामा है वो ही पुनर्जन्म लेते हैं और जो ये गादेन फोल्डरिंग ट्रस्ट है इसके जो बौद्धिक लोग होते हैं वो ही बहुत सारे बच्चों में से बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो उस ट्रस्ट में या जो लामाज होते हैं उन लामाओं में यही गादेन फोल्डरिंग ट्रस्ट के जो संत हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, यही उन बच्चों में ऐसे संकेतों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो दलाई लामा में गुण हैं, तो उसी के आधार पर अगले दलाई लामा का जो है वो चयन किया जाता है। तो इसीलिए जो अभी दलाई लामा है उन्होंने पूरी तरीके से चीन का जो इसमें हस्तक्षेप था वो खारिज कर दिया और उन्होंने चीन को बता दिया कि उनके दलाई लामा को आगे चयन करने में चीन की किसी भी तरीके की कोई हस्तक्षेप वो नहीं होने देंगे और जो तिब्बत धर्म है उसको किसी भी तरीके का उसका राजनीतिकरण वो नहीं होने देंगे। तो ये अगले दलाई लामा की पूरी तरीके से चीन को खुली चुनौती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।